एल्बाफ के बच्चों को हॉस्टेज बना लिया गया है। जाइंट्स अपने ही हीरोज के खिलाफ खड़े हैं और भाई मैदान में आता है इविल निका फॉर्म। क्यों? शॉक हो गए ना? आज का चैप्टर सिर्फ एक्शन नहीं है, ये वन पीस का एंड गेम का ब्लूप्रिंट है। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो डिटेल लास्ट में आती है वो पूरी स्टोरी का मतलब बदल देती है। पिछले चैप्टर के एंड में जोरो ने सिर्फ एक लाइन बोली थी, दैट आई हैव गॉट अ प्लान। और चैप्टर 1173 स्टार्ट होते ही भाई एल्बाफ का बैटलफील्ड पूरी तरह फट चुका है। डीमन आर्मी चिल्लाते हुए आगे बढ़ रही होती है कि किल जारुल। डोरी और ब्रोगी, जो एल्बाफ के सबसे बड़े हीरोज थे, आज खुद अपने ही एल्डर्स को मारने के लिए दौड़ रहे थे। ये सिर्फ एक फाइट नहीं है भाई, ये पूरे जाइंट वॉरियर क्रू के खिलाफ एक जंग है। अगले पैनल में चारों तरफ से जाइंट्स घेरना शुरू कर देते हैं। एल्डर जारुल सामने देखता है और भारी आवाज में कहता है, डोरी, ब्रोगी, तुम्हें इस हाल में देखना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हजरुद्दीन हैरान होकर जोरो की तरफ देखता है कि भाई जोरो, तुम्हारा प्लान क्या है? और तब जोरो शांति से आगे बढ़ता है, बिल्कुल काम वॉइस में बोलता है कि सबसे पहले ये बताओ कि अगर मैंने काट दूं तो क्या सही रहेगा? हजरुद्दीन थोड़ा रुकता है, फिर कहता है कि हाँ, लेकिन याद रखो तुम, मतलब हम पूरे जाइंट वॉरियर क्रू के खिलाफ खड़े हैं। और स्टेंसन तुरंत बोलता है इसी में कि एल्डर जारुल को बचाना हमारी टॉप प्रायोरिटी है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये वॉरियर्स कभी एल्बाफ के हीरोज रहे हैं, तो उनकी इज्जत भी बचानी है और जारुल की जान भी। इसी बीच जाइंट्स हाजुरुद्दीन और स्टेंसन को स्पॉट कर लेते हैं। इतने में स्टेंसन बोलते भी है, हमें घेरने मत देना, ठीक है? और तब हाजुरुद्दीन और स्टेंसन एक साथ चिल्लाते हैं कि गो फॉर इट रोरो नवा। भाई जोरो को मिलता है ग्रीन सिग्नल। जोरो बिना सोचे समझे जवाब देता है कि ओके ब्रदर, यू गॉट इट। और दोनों देखकर कहते हैं भाई कि समझ गए। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि पैनल पे जोरो क्या करता है, जोरो हजरुद्दीन के कंधे से जंप करते हुए सबके सर पे इधर उधर नाच रहा होता है, ठीक है? तो हजरुद्दीन इसी बात पे कहता है कि समझ गए, मतलब अगर आप ऊपर से अप्रोच करेगा तो तू बीच में फंसेगा नहीं, मतलब उनके बीच में जाके नहीं फंसेगा, मतलब कि क्लेवर मूव। जोरो काफी तेज दिमाग तो है खैर फाइटिंग को लेकर। और अगले ही पल जोरो सभी जाइंट्स के सर के ऊपर से कूदता हुआ आगे बढ़ता है, बीच बैटल फील्ड में आता है, मतलब कि सर उनके सर के ऊपर ही रहता है और भाई अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करता है, 3 शॉट स्टाइल क्रॉसिंग ऑफ द 6th पाथ। भाई एक ही पल में सारे डोमी रिवर जाइंट गिर जाते हैं। लेकिन तभी डोरी और ब्रोगी मिलकर एक साथ अटैक करते हैं। जोरो डॉज करता है और अगले ही सेकंड दोनों का अटैक एक दूसरे को लग जाता है और पूरे बैटलफील्ड एक पल के लिए भाई सब सुन रह जाते हैं सबके साथ। और अब पैनल शिफ्ट होता है ब्रांच 8 की तरफ, जहां ब्रूक गनको के एरोज में बंधा हुआ जमीन पर रैंकता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। ब्रूक अचानक चिल्लाता है दूर से कि प्रिंसेस शूरी, और फिर कांपते हुए फम आवाज में बोलता है, एकदम सहमी आवाज में, कि यू देयर, आर यू प्रिंसेस शूरी? भाई मैं मानता हूं ये मुमकिन ही नहीं लगता। अगर तुम वही होती तो आज तुम लगभग 80 साल की होती और मैं इतना बदल चुका हूं कि तुम मुझे पहचान भी नहीं पाती। फिर ब्रूक उसकी तरफ और घूरता है, लेकिन फिर भी इसे झुटलाना मुश्किल है। वही चेहरा, नीले बाल, 2 अलग अलग रंग की आंखें और होली लैंड से संबंध। ब्रूक की आवाज और भारी हो जाती है भाई, और ऊपर से तुम्हें मेरी म्यूजिक पसंद है ना? भाई वो धीरे से बोलता है कि हर एक डिटेल्स बिल्कुल मैच करती है प्रिंसेस सूरी। और एक लंबी खामोशी के बाद ब्रूक का एकदम एंग्री मोड बाहर आता है और गुस्से में बोलता है भाई कि मैं पूरी जिंदगी बस यही चाहता था कि मैं तुम्हें दोबारा याद ना करूं। उसकी आंखें भाई कांप रही होती हैं, इवन दो मतलब ही डज नॉट हैव आई ठीक है, क्योंकि जिस आदमी की तुमने जान ली, मतलब ये भाई पूरा कह रहा होता, यू कैन जस्ट फील द पेन इन हिज वॉइस भाई, कि जिस आदमी की तुमने जान ली वो मेरा सब कुछ था, मैं जो भी हूं सिर्फ उसी की वजह से हूं। और फिर ब्रूक सीधा गनको की आंखों में देखकर कहता है, माय पैट्रिसाइडल प्रिंसेस, द वन हु किल्ड माय बेनिफैक्टर। सो ओवर हियर यू कैन जस्ट आप समझ सकते हो कि उसने, गनको ने अपने बाप को मारा था, जो ब्रूक का बहुत ही खास था भाई। तो ब्रूक का लास्ट लाइन बोलते ही गनको अचानक से फ्रीज हो जाती है और तब एक आवाज गूंजती है, ठंडी, हैवी और नॉन ह्यूमन। गनको, क्या तुम्हारी यादें वापस आ रही हैं? यहीं पे भाई गनको बोलती है, रन ब्रूक। आई मीन भाई व्हाट द फक यार, मतलब इस लाइन से सब कंफर्म हो जाता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। गनको इज प्रिंसेस शूरी और ब्रूक सही था। ब्रूक वहीं का वहीं जम जाता है। उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि, और तब जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई, कि गनको अपनी ही पावर का यूज करके सब लोगों को फ्री कर देती है। एरोज टूट जाते हैं, स्टॉर्ड्स गिरते हैं, मतलब एकदम बंधन से खत्म हो जाता है, ठीक है? पर ये आजादी सिर्फ देखो कुछ सेकंड्स की थी। पीछे से वो बोलती हुई कि तुम अपनी मर्जी से हिलने की कोशिश कर रही हो। अगले ही पल गनको का शरीर झटके से मतलब मुड़ जाता है,
आंखों का रंग फिर से वही बदलने लग जाता है और सेम गन को अपना इमो का वेसल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ब्रुक चिल्लाता है भी कि भाई मेरी टांग दोबारा फंस गई, मतलब फिर फंस जाता है और गुस्से और कंफ्यूजन में बोलता है कि तुमने मुझे भागने को क्यों कहा? मैं यहाँ भागने नहीं, इस बात का हिसाब बराबर करने आया था। और फिर सीधा सवाल, अब बताओ तुम हो कौन? गनको का शरीर से भाई इमो मतलब ब्रुक पर सीधा अटैक करती है और ब्रुक अपनी शील्ड उठाता है, क्लैश होता है, डन भाई। इमू बोलती है कि तुम चुप रहो, तुम क्या लगते हो गनको के। और यही भाई हिस्ट्री बन जाती है, बिकॉज ब्रूक अपना सोल किंग स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का सबसे पहला मेंबर जिसने डायरेक्ट सामना किया है इमो का। नाउ सीन कट होता है और वापस आ जाता है ब्रांच 8 के दूसरे हिस्से में, ठीक है। तो उस वक्त वही फुल बकचोदी मोड में कि भाई देखा आखिरकार हम फ्री हो गए ना, मेरे माइंड पावर्स का कमाल है ये, समझे। हमेशा की तरह वही कर रहा है भाई, उसको अपनी इमेजिनरी ग्रेटनेस का क्रेडिट लेने लगता है, ठीक है। जिन में थोड़ा सा कंफ्यूज और थोड़ा सीरियस टोन बोलता है कि हाँ एरोज एक पल के लिए ढीले पड़ गए, आखिर हुआ क्या? नाम ही एकदम बोलते हैं कि भाई रॉबिन के रिस्ट्रेंट्स तो अलग हैं, मतलब क्योंकि उसे सोमर्स ने बांध रखा होता है इसलिए, ठीक है। और रॉबिन फिर बोलती है यार मुझे छोड़ो ना, मैं बच्चों पर ध्यान दो। नहीं पीछे से भाई सांझी भाई की आवाज आती है हमारे की और बोलता है नामी स्वा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वो आता है वहां मिलता है और तब सीन कट होता है वेस्ट विलेज के पास। यहाँ एल्बाफ के बच्चे बेलों और कांटों में बंधे हुए जा रहे होते हैं। तो सोमर्स उनसे बात करता है कि भाई चलते रहो तुम छोटे बिगड़े हुए बच्चों, फिनिश लाइन बस थोड़ी ही दूर है, हार्बर बिल्कुल सामने होता है। एल्बाफ का बच्चा जो गुस्से में बोलता है कि भाई तुम वही डीमन हो ना जिनका जिक्र एल्डर जारुल ने किया था, इसका बदला हम तुमसे जरूर लेंगे। एल्बाफ बहुत स्ट्रांग है, तुम खुद को देख लेना भाई। सोमर हंसते हुए बोलता है कि मोरोन हमें पता है जायंट्स कितने स्ट्रांग होते हैं, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं। बच्चा बोलता भी कि अगर समझदार हो तो ये कांटे खोल दो। सोमर इतने में रिप्लाई करता है तुम गमान के बच्चे हो ना? बच्चा बोलता है हाँ, हमें छोड़ दो और अगर हिम्मत है तो वॉरियर की तरह सामना करो। अब सोमर से इस बात पर हंस जाता है कि हाँ हाँ भाई तुम सच में बड़े फनी हो, पर अब बहुत देर हो चुकी है। देखो हार्बर दिख रहा है ना, अपनी जमीन को अलविदा कह दो, ये एल्बाफ को देखने का तुम्हारा आखिरी मौका है। एंड देन किड सेज कि क्या नहीं, मतलब मैं माँ और पा को नहीं देख पाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए ये, कोई तो मदद करो, मतलब चिल्ला रहा होता है इनफैक्ट बेसिकली। और इतने में भाई सोमर्स अपना काल में डेंडन मुशी मतलब निकालता है ट्रांसपोर्टर से, उसको कॉल करता है। कॉल किसे करता है भाई? सबसे पहले बोलता है हेलो ग्रेट वन, किलिंगम और मैं अपने काम को लगभग पूरा कर चुके हैं और सच कहूं तो घर जाने का मन हो रहा है, लेकिन क्या कोई और बिल्डिंग है जिसमें मुझे हाथ बटाना है? और यहाँ ग्रेट वन का मतलब है इवो। I mean as we already know, if you are following manga chapter from the last few, you can say कि जब से आप गॉड वैली देख रहे हो, तो भाई अगर नहीं देखा तो गॉड वैली से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है इन माय चैनल, तो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। और बाकी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और तब दूर से गूंजती हुई आवाज आती है, जाइंट चिल्लाते हुए, कॉलन येल्वा ओलाफ, ये सब बच्चों के नाम होते हैं। और सोमर शॉक में बोलता है कि क्या ये लोग यहाँ कैसे आ गए, कैसे पहुंच गए? ड्रीम डीमन का काम उन्होंने रोकना था ना भाई, क्या हो गया भाई? और तब वो बच्चा अचानक से चलता है, वेट मॉमी, वो मेरी माँ है। और पैनल में हम देखते हैं कि मतलब उसकी माँ और जाइंट्स भागते हुए उसके सामने आ रहे होते हैं। भाई तभी गवान का बेटा चिल्लाता, वेट ऊपर देखो भाई, संभालो। और अगले ही पल आसमान से गिरता है इविल निका, हाथ में तलवार, और बिना एक सेकंड सोचे भाई सीधा उन पर अटैक। भाई सबका रिएक्शन एक जैसा, वेट निका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और यहीं पर भाई एक बड़ा राज हिंट होता है, बेसिकली खुलता है कि कुछ चैप्टर्स पहले लोकी ने भी रॉक से कहा था जब वो छोटा था कि निका इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और अब ये इविल निका सामने खड़ा है। तो ओडा क्लियरली फोरशैडिंग कुछ बड़ा कुक कर रहे हैं भाई। असली निका वर्सेस इविल निका कॉन्सेप्ट फुल फ्यूचर में फटने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। बच्चे डर के मारे चिल्लाते हैं कि सब लोग भागो, और जाइंट्स फुल कॉन्फिडेंस में कि निका से भागेंगे, इस निका से भागेंगे, हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, वी कम फ्रॉम अ जनरेशन ऑफ वॉरियर्स। और सारे जाइंट्स मिलकर इविल निका पर टूट पड़ते हैं। बच्चे शॉक थे कि भाई ये लोग तो बहुत स्ट्रांग हैं। और तब बैटलफील्ड में एंट्री होती है रोडो, गोल्डबर्ग एंड यासाकी, जो कि पिछले चैप्टर में भागकर आ रहे होते हैं बचाने के लिए। और रोडो तो अपने भाई को बचाने आ ही रहा होता है। यासान बिना टाइम वेस्ट किए बोलती है लेट्स डू गोल्डबर्ग। और रोडो बोलता है कि मुझे भी साथ आने दो, मैं अपने छोटे भाई को बचाऊंगा। बस तीनों मिलकर एक साथ चार्ज करते हैं, सेम फॉर्मेशन सेम रिदम जैसे कि डोरी और ब्रोगी वाली, अटैक करते हैं गोकुकू सोवर्निटी। अटैक लगता है इविल निका पे, इविल निका उड़ता हुआ जाता है और सीधा गिरने वाला होता है सोमर्स के ऊपर। इतने में सोमर्स अपनी हाकी को अटैक से उसी डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन में फेंक देता है और वो जा गिरता है भाई शिप्स के ऊपर, जिसमें बच्चों को किडनैप करके ले जाने का प्लान था। और वो शिप हो जाती है डिस्ट्रॉय। और सोमर्स के फाइनल वर्ड्स होते हैं भाई ओ शिट।
और यही भाई इस गेम का अनएक्सपेक्टेड टर्न आ जाता है। मतलब सच बोलो तो 100% लग रहा है कि भाई ईमू सॉमर्स को मार देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सैटर्न को मारा था एगहेड आइलैंड आपके बाद आई। और अब नेक्स्ट चैप्टर और भी ज्यादा डेंजरस हो गया भाई, ब्रूक वर्सेस ईमो देखने को मिलेगा हमें। लोकी और लूफी बैटलफील्ड तक शायद आ जाएंगे और अल्बाफ बन चुका है पूरा वॉर जोन। भाई अगर आपको वन पीस सिर्फ पढ़ना नहीं फील करना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे कमेंट्स में बताओ जब लोकी और लूफी बैटलफील्ड एंटर करेंगे तो कौन सा मोमेंट सबसे पहले टूटेगा, एविल का, ईमो का कंट्रोल या पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट की प्लानिंग। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लेजेंडरी।